नमस्कार दोस्तों, दिव्य ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज राय। काफ़ी समय अंतराल के बाद मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र लाया हूं और यह आज का अभ्यास प्रश्न पत्र जो है वो यूजीसी नेट की परीक्षा देने वाले के साथ साथ यूपी जो टेट की परीक्षा टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे अभ्यर्थी जो इन सारी परीक्षाओं को देने वाले हैं उन सबसे हमारा अनुरोध है कि अब से मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक दिन एक अभ्यास प्रश्न दिया जाए और एक कॉन्सेप्ट से संबंधित हिंदी साहित्य या काव्यशास्त्र या गद्य विधा से संबंधित एक वीडियो आपको जरूर डाली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज का यह अभ्यास प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र मित्रों एक एक चैप्टर के हिसाब से मैं दे रहा हूं, यानी चैप्टर वाइज देने की कोशिश कर रहा हूं। जिसमें आज जिस चैप्टर पर मैंने फोकस किया है उस चैप्टर का नाम है आदिकाल। उस भाग से मैं यह प्रश्न पत्र तैयार किया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? आदिकालीन जो काव्य है उसमें कौन सी प्रवृत्ति ऐसी है, कौन सी विशेषता ऐसी है जिसका अभाव है? 4 प्रवृत्तियां दी गई हैं: प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना, भक्ति और श्रृंगार। तो मित्रों हम जानते हैं कि प्रकृति चित्रण का अभाव नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आदिकाल में प्रकृति चित्रण दिखाया गया है। राजाओं की तारीफ करते समय राजाश्रित जो कवि थे वो प्रकृति चित्रण भी किया करते थे। भक्ति संबंधित भी बातें आती हैं क्योंकि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य इसमें लिखा गया है। श्रृंगार की बातें भी आती हैं क्योंकि राजाओं को, आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए श्रृंगारिक कविताएं भी, कहीं कहीं श्रृंगार का पुट भी देखने को मिलता है। अगर कुछ चीज़ की ले दे करके कमी रही है तो वह है मित्रों राष्ट्रीय चेतना। ख विकल्प जो है वह सही होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार सोचना है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। सरहपाद जी हैं, शालिभद्र सूरी जी हैं, चंद्रवरदाई हैं या स्वयंभू हैं? तो इसमें मित्रों जरा आप भी दिमाग लगाइए। उन्होंने सरहपाद, क वाला विकल्प सही होगा, उनको जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है और यह राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है? सिद्ध साहित्य से तात्पर्य तंत्र मंत्रादि यानी मंत्र आदि के द्वारा सिद्धि प्राप्त कराने वाले साहित्य से मतलब है, या सिद्ध प्राप्त कवियों का साहित्य है, या सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य है, या वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य है? तो मित्रों सिद्ध साहित्य जो है वो सिद्ध आचार्य लोग जो थे उनके द्वारा, जो वज्रयान परंपरा चलाई गई उनके द्वारा रचित जो साहित्य है वह सिद्ध साहित्य है। इससे तात्पर्य यही है। चौथा प्रश्न, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि कौन है? यानी किसको दार्शनिक कवि कहा गया? सरहपाद को, कण्णप्पा को, गोरखनाथ को या लुइपा को? तो चौथे प्रश्न का ख विकल्प दोस्तों सही होगा। कण्णप्पा जी को सिद्ध कवियों का दार्शनिक कवि कहा गया है। सिद्ध कवियों में दार्शनिक यही थे, दार्शनिक विचारधारा। पांचवा प्रश्न, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय कौन सा है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना जो थी उसकी प्रक्रिया के स्वरूप पनपा संप्रदाय कौन सा है? मित्रों उसके द्वारा पनपा जो संप्रदाय है वह है नाथ संप्रदाय। ग विकल्प सही होगा। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो इसी संप्रदाय से आते हैं, नाथ संप्रदाय से। वह गोरखनाथ मंदिर के आप कह सकते हैं कि मठाधीश भी हैं और उस मंदिर के प्रमुख भी हैं। साथ साथ वह योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तो वे नाथ संप्रदाय से आते हैं। आ जाइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो नारी की निंदा करता है? देखिए जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय में नारियों की निंदा वाली बात नहीं कही गई है, लेकिन अगर नारियों की निंदा देखने को मिलती है तो वह है मित्रों नाथ संप्रदाय में। क्योंकि नाथ संप्रदाय के लोग जो हुआ करते थे दोस्तों, ये थोड़े हठयोगी
टाइप के लोग होते थे, हठयोग इनमें पाया जाता था। वे नारियों से दूर होने की बात करते थे। सिद्ध संप्रदाय वाले नारी भोग की बात किया करते थे, लेकिन नाथ संप्रदाय वाले ऐसा नहीं करते थे। वे नारियों की निंदा करते थे, वे नारी को श्रेष्ठ नहीं समझते थे। आगे आ जाइए, 7वां प्रश्न देखते हैं। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई है? आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य? अधिक होने की बात कही जा रही है। नाथ साहित्य के भी साहित्य देखने को मिलते हैं। सिद्ध साहित्य के जो आचार्य थे उन्होंने सिद्ध साहित्य से संबंधित भी पुस्तकें लिखी हैं। जैन साहित्य वाले भी लिखे हैं, रासो साहित्य भी लिखा गया है। लेकिन सबसे अधिक रचना किस साहित्य में हुई है दोस्तों, वो बताना है। आप भी जरा दिमाग लगाइए। इसमें जैन साहित्य जो क वाला है वह जान करके आपको आश्चर्य होगा कि जैन साहित्य से संबंधित साहित्य ज़्यादा लिखे गए, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर पश्चिमोत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसको पकड़ करके रखे थे। जैन लोग, जैन मुनि और जैन जो साधु सन्यासी रहते थे, उनके जो प्रचारक रहा करते थे, इन क्षेत्रों में खूब प्रचार किए और खूब साहित्य की रचना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? नाथों ने यानी नाथ संप्रदाय वालों ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? साध्य भाषा नहीं थी, सदुक्कड़ी तो बाद में आई, जिसको कबीरदास की पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं हम। अवधी भाषा आई। अवहट्ट भाषा जो है मित्रों, वह नाथ संप्रदाय वालों ने अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए अपनाया था। 9वां प्रश्न है, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रासक शब्द से, रसिक शब्द से, रास से या रासो से? उन्होंने रसिक शब्द से रासो की व्युत्पत्ति मानी है। 10वां प्रश्न है जिसका उत्तर आप जरा सोचिए। रासो शब्द का संबंध रामायण से किसने जोड़ा है? रासो शब्द की व्युत्पत्ति नरोत्तम दास ने तो रसिक शब्द से माना, लेकिन रासो शब्द का संबंध रामायण से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जोड़ा है? आप सोच लीजिए। बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। इनका लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास भी बड़ा प्रमुख है। शायद आप मेरी इस बात से समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आप सही सोच रहे हैं। आगे आ जाइए 11वें प्रश्न पर। बिसलदेव रासो में राजा बिसलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की बात कही गई है या उनके पुनर्मिलन की कथा है? राजेश्वरी की, भानुमति की, राजमती की या संयोगिता की? 11वां प्रश्न का ग विकल्प दोस्तों सही है। राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की बात विसलदेव रासो में कही गई है। 12वां प्रश्न है खुमाण रासो। खुमाण रासो पृथ्वीराज के यश का वर्णन किया गया है। इसमें राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है, आल्हा ऊदल की वीरता का वर्णन है या चित्तौड़ के खुमाण के युद्धों का वर्णन है? अब गौर कर लीजिए इसमें कौन सा विकल्प सही है। शायद प्रश्न में भी उसकी झलक मिलती होगी मित्रों। खुमाण की बात कही जा रही है तो यहाँ खुमाण वाली बात घ वाले में है। चित्तौड़ के खुमाण के युद्धों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है खुमाण रासो में। आगे आ जाइए 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणित है, यानी प्रमाणित नहीं है पूरी तरह से? आधी प्रमाणित मानी जाती है, आधी अप्रमाणित मानी जाती है। तो अर्ध प्रमाणित हम उसको कह सकते हैं। यह किसको कहा गया है भाई अर्ध प्रमाणित रचना? खुमाण रासो को, परमाल रासो को, पृथ्वीराज रासो को या ख और ग दोनों सही है? मतलब परमाण रासो भी अर्ध प्रमाणित है और पृथ्वीराज रासो भी। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए पृथ्वीराज रासो भी अर्ध प्रमाणित थी मित्रों। बताना चाहूंगा मैं आपको, ख वाला परमाल रासो भी अर्ध प्रमाणित थी। यह दोनों बातें किसमें कही गई हैं? घ विकल्प में। तो घ विकल्प जो है वह सही होगा। 14वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय क्या है? वर्ण विषय क्या है? राजनीतिक महाकाव्य है, सांस्कृतिक महाकाव्य है, श्रृंगार गाथा है या वीर गाथा है? तो 14वें का घ प्रश्न जो है, घ विकल्प जो है वह सही होगा। यह एक वीर गाथा है दोस्तों, यह एक वीर गाथा है। अब हम आ जाते हैं 15वें प्रश्न पर। छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? यानी कौन से ग्रंथ को हम छंदों का अजायब घर कहेंगे?
मतलब जिसमें बहुत सारे छंद देखने को मिलते हैं। परमाल रासों में, बिसलदेव रासो, खुमार रासो या पृथ्वीराज रासो। 4 विकल्प आपके सामने हैं। सोच लीजिए अगर आपने आदिकालीन साहित्य पढ़ा है। ये कुछ प्रश्न मैं आदिकाल से संबंधित लेकर के आया हूँ ताकि आपका आदिकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका एटलीस्ट थोड़ा सा तो रिवीजन जरूर हो जाए। घ वाला विकल्प सही होगा मित्रों। छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को कहा गया है। चलिए आ जाते हैं हम 16वें प्रश्न पर। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके रचनाकार का नाम जो है उसके रचनाकार का आपको नाम बताना है जिसकी रचना जो थी वह अजमेर के शासक से संबंधित थी। दलपति विजय, नरपति नाल्ह, नल्ह सिंह या मधुकर भट्ट। कौन सी सही है, कौन सा विकल्प सही है? ख वाला विकल्प दोस्तों सही होगा। नरपति नाल्ह ने वह रचना लिखी है जो अजमेर के शासक से संबंधित थी। 17वां प्रश्न है, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? 12 मासा यानी जिसमें 12 मौसमों का यानी 12 हम कह सकते हैं महीनों का जिसमें वर्णन है, इसलिए उसका नाम ही रखा गया है 12 मासा। कभी लोग 12 महीनों का वर्णन करते थे और इसमें जो जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है इन 12 महीनों को दर्शाते थे। तो वह 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? राउलवेल में, विसलदेव रासों में, संदेश राशक में या परमाल रासों में? कौन से ग्रंथ में मिलता है? ख वाला विकल्प सही है दोस्तों। विसलदेव रासों में यह पहले देखने को मिलता है, यानी 12 मासा का सबसे पहले प्रयोग विसलदेव रासों में हुआ था। इस तरह से ख विकल्प जो है वह सही होगा। 18वां प्रश्न, कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीरता का गान किया गया है किसमें? भट्ट केदार कृत जयचंद में, जयचंद्र प्रकाश में या जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में, जगनिक कृत आल्लखंड में या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों विकल्प सही नहीं हैं। मित्रों जयचंद का नाम देखिए किसी विकल्प में आया होगा, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भट्ट केदार कृत जयचंद प्रकाश में उनका वर्णन किया गया है, जयचंद की वीरता का गान किया गया है। और इसको लिखा किसने था? भट्ट केदार ने। इस पर मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आप उसको ज़रूर जाकर के देखिए। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन है? अंतिम चरण का प्रसिद्ध कवि जो कि कई वाद्य यंत्रों को बजाने में माहिर था और हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रारंभ भी उन्होंने ही किया था। ठीक है, तो कौन थे वे थे अमीर खुसरो। ठीक है मित्रों, वे थे अमीर खुसरो। ख विकल्प सही होगा। 20वां और आज के इस अभ्यास प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है जिसमें लिखा गया है, खालिक बारी, दो सखूने व तुगलक नामा के रचनाकार कौन हैं? ये हैं अमीर खुसरो। जैसा कि मैंने आपको चर्चा की, तो मित्रों आज का यह प्रैक्टिस पेपर सेट यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए, अगली वीडियो में फिर रोचक विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अपना प्यार, अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।